हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम डी ट्रिपल एस पी टी जी टी पी जी टी पी आर टी एग्ज़ाम्स के लिए जनरल पेपर मैथ्स का सेकंड प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस लिए गए हैं। टाइम एंड वर्क के भी हैं, एलसीएम चैप्टर्स के भी हैं, प्रॉफिट लॉस, इट्स सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर टाइप के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड करने का ट्राई करा गया है। तो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और थोड़ा सा ये बिल्कुल भी बेसिक लेवल नहीं है, एक दो क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल के मिल सकते हैं, बट मॉडरेट टू हाई लेवल के इसमें क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। और ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से मैंने निकाल के यहाँ पे सब कंबाइन करके आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज A work will be completed by Akash and Bhanu alone in 8 and 18 days respectively. How soon can the work be completed if they both work alone on alternate days starting with Akash? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वर्क को आकाश कंप्लीट करता है 8 डेज़ में और बानो उसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है 18 डेज़ में रिस्पेक्टिवली। हाउ सून कैन द वर्क बी कम्प्लीटेड, वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा इफ़ बोथ वर्क अलोन, दोनों अकेले अकेले काम करेंगे, बट कंडीशन क्या है, अल्टरनेट डेज। मतलब स्टार्टिंग आकाश से हो रही है, फर्स्ट डे पे आकाश करेगा, सेकंड डे पे बानू करेगा, फिर देन थर्ड डे पे आकाश करेगा, फोर्थ डे पे बानू करेगा, इस टाइप से वो लोग वर्क करेंगे। तो ऐसे कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ना फर्स्ट क्वेश्चन, अब सबसे पहले हमें आकाश और बानू की दोनों की एफिशिएंसीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो कैसे फाइंड आउट होती है, आकाश को काम कंप्लीट करने में लग रहा है 8 डेज़ एंड बानू को कंप्लीट करने में लग रहा है 18 डेज़। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 8 एंड 18 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 72। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 72 आ जाएगा, दैट इज़ 9। और 18 को किससे मल्टीप्लाई करा होगा, 4। ये जो 9 और 4 आया है ये हमारी क्या होती है, एफिशिएंसीज। और ये जो एलसीएम लेके आया होता है दैट विल बी द टोटल वर्क। मीन्स ए जो है कंप्लीट करेगा वर्क को 9 की एफिशिएंसी से यानी आकाश, और जो बी है वो कंप्लीट करेगा 4 डेज से। अब बात करें फर्स्ट डे की। फर्स्ट डे पे कौन काम कर रहा है, आकाश काम कर रहा है। अब आकाश अगर 9 की एफिशिएंसी से काम करेगा, बस एक ही दिन काम कर रहा है, फर्स्ट डे है, तो कितना काम कंप्लीट कर लेगा, वो 9 वर्क यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा। फिर सेकंड डे आ रहा है, कौन आ रहा है सेकंड डे पे, बानू। बानू किसकी एफिशिएंसी करेगा, 4 की एफिशिएंसी से। सिर्फ सेकंड डे की बात करिए, यानी वो भी एक ही दिन काम कर रहा है, एक दिन में वो 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, दैट मीन्स 4 वर्क वो क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, फर्स्ट डे पे आकाश ने 9 वर्क कंप्लीट कर लिया और सेकंड डे पे बानू ने 4 वर्क कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स दोनों ने, अगर मैं बात करूँ 2 डेज़ की, तो 2 डेज़ में दोनों ने कितना वर्क कंप्लीट कर लिया, 9 + 4 दैट विल बी 13। दैट मीन्स 13 वर्क कंप्लीट हो चुका है। किसकी बात करें हम यहाँ पे, 2 डेज़ की, 2 डेज़ में 13 वर्क। अगर मैं ऐसे ही और पेयर बनाऊँ, मोर 2 डेज़, नेक्स्ट 2 डेज़, नेक्स्ट 2 डेज़, तो अब ये जो पेयर बनाने पड़ेंगे तो ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ समझना है कि मल्टीप्लाई करवाएं तो करवाएं किससे। देखो एक चीज़ समझा रही हूँ, उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम बात करें डेज़ की, मीन्स 2 डेज़ को हम बोल रहे हैं 1 पेयर, और 1 पेयर में कितना वर्क हो रहा है, 13 वर्क हो रहा है। अब आपको 13 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है जो इस टोटल वर्क के इक्वल हो जाए या इस टोटल वर्क के नियरेस्ट स्मॉलर बन जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे। 13 × 6 जब आप करेंगे तो 78 होगा। 78 क्या है, मोर देन वर्क है। टोटल वर्क तो 72 है, तो 78 वर्क कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 13 × 5 विल बी 65 वर्क। ठीक है, दैट मीन्स कितने पेयर हो गए, 1 पेयर में 13 था तो 5 पेयर्स, यानी 5 पेयर्स में हमारा कितना वर्क कंप्लीट हो गया, 65 वर्क। और अगर 5 पेयर की बात करूँ तो टोटल डेज कितने हो गए, 10 डेज। ये जो चीज़ रेड मार्कर से लिखी गई है ये आपको समझाने के लिए लिखी गई है, आप ये माइंड में भी कर सकते हैं। 13 × 5 विल बी 65, अगर यहाँ 5 है दैट मीन्स डेज हो गए 10। 10 डेज में 65 वर्क कंप्लीट हो गए, बट टोटल वर्क कितने हैं, 72। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, दैट इज़ 7 वर्क। अभी भी 7 वर्क बचे हैं, बट टोटल 10 डेज तो जा चुके हैं, पेयरिंग 10 हो चुकी है। अब किसकी टर्न है, अगेन आकाश की टर्न आएगी। किसकी टर्न आ रही है, अगेन आकाश की टर्न। अब आकाश की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 9, और वर्क कितना है, 7। हमें फॉर्मूला पता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेज, तो अप्लाई कर देंगे।
वर्क कितना है 7, एफिशिएंसी कितनी है 9, तो दैट मीन्स कितने डेज लगे 7/9 डेज। पहले 10 डेज लगे, फिर आकाश की टर्न आई 7/9 डेज। ये 10 डेज किस में अल्टरनेट डेज में, यानी 5 डेज आकाश के और 5 डेज बानू के है। फिर 11th डे पे कितना काम हो रहा है 7 वर्क ही बचा है, तो वो 11 डे कंप्लीट नहीं लग रहा है, तो कितना डे लग रहा है 7/9 डेज लग रहा है। तो दोनों को ऐड ऑन करवाएंगे, 10 + 7/9 विल बी 10:7/9 डेज। दैट मीन्स इस कंडीशन के साथ वर्क को कंप्लीट करने में कितना डेज लग रहा है 10:7/9। ओके, तो हमारा यही क्या हो गया आंसर। होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। Question is, it takes 5 hours to mow a garden. In 1 hour, what % of the garden will be mowed? ठीक है, तो हमें बता रहा है कि 5 आवर्स लगते हैं किसी गार्डन को एक तरीके से खोदने में, बोल लीजिए, तो 1 आवर में कितना % लगेगा। तो समझिए सेकंड क्वेश्चन में तो यानी उसको पूरे गार्डन को लग रहा है ना 5 आवर्स, तो हम बोल सकते हैं कि 5 आवर्स किसके इक्वल है 100% के इक्वल है। और हमें कितने आवर्स का बताना है 1 आवर का बताना है, तो क्या हो जाएगा 100/5, 100%/5 कट कर लीजिए, 5 × 2, तो आपके पास आंसर आ गया, ये परसेंट था ना, तो आंसर आ गया 20%। तो 1 आवर के लिए उस वर्क को कंप्लीट करने में कितना % लगेगा 20%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। A thief started running from point X at a speed of 20 km/h. After running for 30 minutes, when he watched the policeman at the distance of 400 meters coming from the opposite direction at a speed of 30 km/h, he turned and started running at a 25 km/h in the same direction as the policeman. After how much distance from the X will the policeman catch the thief? देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, क्या कह रहा है। एक थीफ है, वो एक्स पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, रनिंग करना स्टार्ट कर रहा है, उसकी स्पीड उस टाइम पे 20 km/h है। वो 30 मिनट्स चलता है, 30 मिनट्स चलने के बाद उसको 400 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ एक पुलिसमैन दिखाई देता है, जो कि सामने से आ रहा होता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 30 km/h। ठीक है, तब वहाँ पे क्या होता है, वो 30 km/h की स्पीड से आ रहा है, तो पुलिस की चोर क्या करता है, पुलिस को देखते ही वहाँ से यू टर्न ले लेता है और 25 km/h की डायरेक्ट स्पीड से आना स्टार्ट कर देता है वापस एक्स की साइड। अब हमें बताना है कि फॉर हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एक्स विल द पुलिसमैन कैच द थीफ। एक्स से कितने डिस्टेंस पे होगा वो चोर कि पुलिसमैन पीछे से आके उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अब आपको मैं डायग्राम के साथ भी समझा रही हूँ, अगर स्टेटमेंट नहीं क्लियर है तो डायग्राम के साथ कन्फर्मली आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखो ध्यान से समझो क्या चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3, एक पॉइंट है एक्स, इस पॉइंट से क्या कर रहा है थीफ चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है 20 km/h। वो 30 मिनट्स चलता है, कितने मिनट्स चल रहा है 30 मिनट्स। यहाँ पे पहुँचता है, इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद उसको 400 मीटर के डिस्टेंस पे एक पुलिसमैन दिखाई देता है। यहाँ पे पुलिसमैन उसको दिखाई दे रहा है, कितना डिस्टेंस है 400 मीटर। अब ये जो पुलिसमैन है ये किस स्पीड से आ रहा है, ये स्पीड से आ रहा है 30 km/h की स्पीड से। अभी थीफ उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पुलिसमैन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब इस पॉइंट पे थीफ पुलिस को देख लेता है तो वो वहाँ से यू टर्न ले लेता है और वापस एक्स की साइड आना स्टार्ट करता है। बट अब तेज़ी से आ रहा है क्योंकि उसने पुलिसमैन को देख लिया है, तो उसकी स्पीड 20 से क्या हो जाती है 25 km/h हो जाती है। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो कह रहा है कि इस पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट है एक्स पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे जो पुलिस है चोर को आके पकड़ लेगी। तो मैं इस पॉइंट को कुछ भी मान लीजिए, हम यहाँ पे कैच लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस पॉइंट पे आके पुलिसमैन क्या कर रहा है कैच कर लेता है किसको थीफ को। तो अब हमें ये बताना है कि वो एक्स से कितने डिस्टेंस पे है, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी ज़रूरी है, दोबारा बता रही हूँ। एक्स पॉइंट से एक चोर चलना स्टार्ट करता है, चलते चलते वो जाता है, 30 मिनट्स के बाद उसे 400 मीटर के गैप में पुलिस दिखाई देती है कि सामने से आ रही है। जब सामने से पुलिस आएगी तो उसी की तरफ तो नहीं जाएगा, यू टर्न ले लेता है, वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, फिर बढ़ा के आने लगता है वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट की साइड। स्टार्टिंग पॉइंट पे आने से पहले ही एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे पुलिस क्या करती है चोर को पकड़ लेती है। हमें वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे पुलिस चोर को पकड़ लेती है वो एक्स से कितनी दूर था।
ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो ध्यान से समझना, 1 आवर में कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट्स में कितना किलोमीटर कवर करेगा, 20 मिनट। तो 30 मिनट्स में कितना कवर अप करेगा, हाफ करेगा, दैट मीन्स 10 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ए पॉइंट तक हमें डिस्टेंस मिल गया 10 किलोमीटर। ओके, जो पॉइंट पे हमें उसने क्या करा है, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है, उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया सी। तो एक्स से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है हमने लेट कर लिया, दैट इज डी डिस्टेंस, डी किलोमीटर। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया डी, ये डी है, यहाँ से ये डी है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास 10 किलोमीटर है, और ये आपके पास 400 मीटर है, जिसको अगर मैं किलोमीटर में लिखूंगी तो आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, दैट विल बी 0.4 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, देन टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखो टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमें सिर्फ ये वाला टाइम फाइंड आउट करना है कि यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा। हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, हमने इसको डी लेट करा है, अभी थीफ यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वो, तो ये टोटल कितना है, 10 है। 10 में से ये वाला जो डी निकल गया, दैट मीन्स उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 माइनस डी कवर अप कर लिया। समझ आया या नहीं, देखो ये टोटल कितना है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से आया यहीं तक तो पहुँचा, और यहाँ पर इस पॉइंट पे कैच कर लिया गया चोर को, और ये हमने लेट करा है एक्स से लेके सी तक डी। तो इतना कवर अप किया चोर ने, इसको हम बोल सकते हैं कि टोटल आपके पास कितना था 10, उसमें से ये वाला डी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना उसने क्या करा है, डिस्टेंस कवर अप करा है। तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इज 10 माइनस डी बाय में स्पीड, एंड स्पीड जब यहाँ से यहाँ तक आया नहीं रिटर्न हुआ उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है, 25। अब ये बात कर रहे हैं हम किसकी, थीफ की। ओके, अब सेम टाइम ही पुलिस को भी लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, बट डिस्टेंस अलग है। ठीक है, सेम टाइम है, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना लग रहा है, एक तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक आया, दैट इज़ 400 मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 0.4 किलोमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक वो भी हमने फाइंड आउट करा, ये 10 माइनस डी। तो पुलिस के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 0.4 प्लस 10 माइनस 4, तो डिस्टेंस आ गया 10 माइनस डी प्लस 0.4 किलोमीटर। टोटल 400 मीटर है, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.4, और स्पीड कितनी है, 30। ओके, ये टाइम आ गया पुलिस ने जो कवर अप किया, ये टाइम आ गया जो चोर ने किया। अब दोनों सेम टाइम पे करें, सेम टाइमिंग लगेगी, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं, इन दोनों टाइमिंग को इक्वल रख सकते हैं। टाइम इक्वल आ गए, अब इक्वल आ गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 5 इज 25, 5 6 ज़ा 30, सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया 60 माइनस 6D विच इज़ इक्वल टू 10 एंड 0.4, 10.4 इंटू 5, यहाँ आप लिख लेंगे 10.4 इंटू 5 माइनस 5D। अब ये 60 उधर जाके क्या हो जाएगा, सिंगल डी, और इन सबको यहाँ ले आइए, तो दैट मीन्स 60 माइनस 10.4 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, 5 10 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये आ गया 52, और यहाँ बचा डी। दैट मीन्स जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 किलोमीटर। यानी जो एक्स से लेके जो कैचिंग पॉइंट तक यानी एक्स सी था, वो आपके पास क्या आ रहा है, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है, और यही क्या है हमारा आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। Question is the difference between the value of a number increased by 25% and the value of the original number decreased by 30% is 44. Then what is the original number? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना। क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहा है, हमें द डिफरेंस बताना है, हमें किस किस का डिफरेंस, बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाय 25%। सपोज कीजिए 100 था, 25% बढ़ गया तो कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ ए ओरिजिनल नंबर डिक्रीज्ड बाय 30, तो यहाँ से वो कितना हो रहा है, 30 डिक्रीज हो रहा है, तो यानी वो कितना हो गया, 70 हो गया। अब हमें जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल दे रखा है, 44 के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 30 एंड 25 विल बी 55, तो यानी 55% की वैल्यू आ गई आपके पास 44, और हमें ओरिजिनल नंबर बताना है, दैट मीन्स 100% की वैल्यू बतानी है, तो 44 बाई 55% इंटू 100%। ठीक है, 11 4 5 एंड 2, तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है 4 × 2 80।
क्या आ गई ओरिजिनल वैल्यू आपके पास, क्या आ गई है 80%। नहीं है, बिकॉज 55% से 100% की वैल्यू कैंसिल आउट होगी, सिर्फ एक नंबर बचा है, दैट इज़ 80। ये जो आपको ऐसे करके दिखाया है, आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं एक नंबर लाइन को सोच के कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, पहले इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ जाएगा 25, फिर वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है यानी कि यहाँ जाएगा, तो टोटल गैप आपके पास ये कितना हो गया 55 का। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। Question is, an object moves through 20 meter in 5 seconds and the next 30 kilometer at a speed of 5 kilometer per hour. Calculate its average speed. हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, टोटल टाइम टेकन फाइंड आउट करेंगे और दोनों को डिवाइड करवा लेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन फिफ्थ, एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे फर्स्ट केस और सेकंड केस की बात करेंगे। फर्स्ट केस में कह रहा है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है थ्रू 20 मीटर इन 5 सेकेंड। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो भी मीटर पर सेकेंड में है, तो सब कुछ मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 मीटर। ठीक है, अब जो सेकेंड डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है आपको, 30 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में कितने यूनिट्स होते हैं मीटर के, 1000, तो 30 में कितने हो गए 30,000। तो ये सेकेंड आपके पास डिस्टेंस आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फर्स्ट केस में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स लगे। सेकेंड केस में कितना टाइम लग रहा है, अब वहाँ तो डायरेक्ट टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। रफली यहाँ करके बता रही हूँ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना लग रहा है 30 किलोमीटर, और टाइम और स्पीड कितना लग रहा है 50। तो कट आउट करेंगे तो आपके पास आ गया 3/5 आर, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए, यहाँ आपके पास आ गया 0.6 आर। अब हमें पता है कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, दैट इज़ 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो 0.6 आवर्स में कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 3600 इंटू 0.6। तो आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल आपके पास अब टाइम कितना आ गया, यहाँ पे बाय 10 कर लीजिए, कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 360 इंटू 6। ओके, होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये एक्स्ट्रा नीचे का इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2160 प्लस 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 2165, और ऊपर कितना बन जाएगा 30020 डिवाइडेड बाय 2165। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या आएगा, आपके लिए ही है, आप आंसर फाइंड आउट करके बताइएगा कि इन्हें कैलकुलेट करने पर यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है। चलो मैं बता देती हूँ, कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 13.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जितने भी डिस्टेंस दे रखे हैं उन सबको ऐड ऑन कर लीजिए, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। टोटल टाइम, जो भी टाइम है सबको ऐड ऑन कर लीजिए, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम कर देने के बाद उनको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। Question is, the income of A is 32% less than the income of B, and the average income of A and B is 20% less than the income of C. If A's income increases by 25% and B's income decreases by 10%, then the income of C is what percent less than the new total income of A and B? Okay, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस यहाँ पे ये जो इतने सारे परसेंटेज लिखे हैं ना, उनको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर कैलकुलेट कर लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है इनकम ऑफ ए इज़ 32% लेस देन द इनकम ऑफ बी। मीन्स ए की जो इनकम है वो बी पे डिपेंड करती है, तो बी की हमें क्या करनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी। तो पहले बी की इनकम लेट करते हैं, तो बी की इनकम लेट कर लेते हैं, कितने रुपीज़, 100 रुपीज़। तो ए की इनकम 32% क्या थी, लेस थी, तो 32% लेस कर देंगे तो आपके पास ए की इनकम आ गई 68। अब थर्ड कंडीशन में कह रहा था ए और बी का एवरेज, तो एवरेज कितना आएगा, 168/2 विल बी इक्वल टू 84। ठीक है, 84 आ गया। कंडीशन थी एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 20% लेस,
ए और बी की जो एवरेज इनकम है वो 20% लेस है सी से, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे वो चीज़ ध्यान से समझिए। 20% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4, 5 का 1 पार्ट डिक्रीज करेंगे तो 4 हो गया। तो ये जो 4 है ये क्या है, ए और बी का एवरेज लिख लेते हैं, और ये जो 5 है ये क्या है, सी की इनकम। अब आपके अकॉर्डिंग 4 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 84 है, दैट मीन्स 21 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 105। तो ए की इनकम 100, सॉरी बी की 100, ए की 68, तो सी की कितनी आ गई 105। बी की इनकम 100, ए की इनकम डिक्रीज होने पर 68, और सी की इनकम उनकी एवरेज का 20%, ए और बी का सी से 20% लेस है, तो दैट मीन्स सी का कितना होगा 105। क्लियर? होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब कह रहा है ए की इनकम इंक्रीज कर दो 25%। 25% का मतलब क्या, 1/4 पार्ट। जब इसका 1/4 पार्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 1 and 2, 4 7 द 28, दैट मीन्स 17 क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ए डैश लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगी उसकी न्यू इनकम, दैट इज़ 85। फिर बी की भी न्यू इनकम की बात कर रहा है, कह रहा है 10% लेस, टोटल 100 है तो 10% लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है, अब आंसर फाइंड आउट करना है। व्हाट परसेंट, कितना परसेंट लेस होगा किससे, व्हाट परसेंट लेस देन द न्यू टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी के टोटल इनकम से सी उसका कितना लेस होगा। तो पहले इसे टोटल कर लीजिए, 90 + 85 विल बी इक्वल टू 175, तो कितना लेस है 70 लेस है किससे, 175 से, और इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, 25 से कट कर लीजिए, 25 × 4 इधर आ जाएगा 7, इधर 10, तो ये आ गया आपके पास 40%। तो आंसर हमारे पास आ गया 40%, दैट इज ऑप्शन नंबर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। Question is, you can complete a work in 20 days, V in 30 days and W in 60 days. V and W assist you on every third day to complete the work. In how many days can you complete the work with the help of V and W? देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कंडीशन को समझना है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, यू किसी वर्क को कंप्लीट करे 20 डेज में, वी सेम वर्क को 30 डेज में, एंड डब्ल्यू 60 डेज में। यहाँ से क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम विल बी 60, मीन्स 1, 2 and 3, ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसीज आ गई। अब ये रिस्पेक्टिवली इनकी एफिशिएंसीज है, और 60 क्या है टोटल वर्क। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट डे यू अकेला काम कर रहा है, किस एफिशिएंसी के साथ, 3 की एफिशिएंसी के साथ, एक दिन अकेले काम करेगा तो उसका 3 वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। सेकेंड डे भी यू के साथ कोई नहीं है, तो 3 की एफिशिएंसी के साथ सेकेंड डे यानी कि एक ही दिन काम करेगा तब भी 3 वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट थर्ड डे पे यू के साथ वी भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, अब इनके तीनों की एफिशिएंसी यूज़ होगी तो टोटल कितना आ गया 6। थर्ड डे यानी कि एक ही दिन, तो कितना वर्क कंप्लीट हो गया, 6 वर्क कंप्लीट हो गया। तो 3 डेज में टोटल वर्क कितने कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए टोटल करवाइए, 12 वर्क कंप्लीट हो रहा है। अब वही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था, समझना कैसे है। 3 डेज को हम 1 पेयर मान लेते हैं, ठीक है, 3 डेज दैट मीन्स 1 पेयर इज इक्वल टू 12 वर्क। ओके, होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमें मल्टीप्लाई ऐसे करवाना है कि ये 60 तक पहुँच जाए, नहीं तो उससे थोड़ा सा कम हो। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 से करवा लीजिए। 12 × 5 विल बी इक्वल टू 60, ये तो कंप्लीट ही बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 5 पेयर बन गए, तो दैट मीन्स यहाँ पे 15 डेज बन गए। तो 60 वर्क यानी 60 वर्क को कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे, 15 डेज, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में गिवन था कि थर्ड डे पे आके वी और डब्ल्यू उनकी हेल्प कर रहे हैं, और ऐसे ही हर थर्ड डे पे आके कंप्लीट करें, बीच में वो आके हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पेयर पहले कंप्लीट करा थर्ड डे तक, फिर हमने टोटल वर्क तब तक के लिए निकाल लिया, यानी 3 डेज़ को 1 पेयर माना और 12 वर्क कंप्लीट करा। 12 को 60 से 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब हमारे पास 60 आएगा, जो कि कंप्लीट वर्क है। तो 60 वर्क 5 पेयर्स में, दैट मीन्स 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 15। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। Question is, the cost of a table is 1600 more than that of the chair. If the table is sold at a loss of 8% and the chair is sold at a profit of 40% and there is an overall profit of 6.4%, then what is the cost price of the table? देखो
अब यहाँ पे हमें 3 परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट का इंडिविजुअल, सेकंड का इंडिविजुअल, देन दोनों का टोटल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते ही हमारे माइंड में आ जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो वही करेंगे, फर्स्ट चेयर, देन टेबल एंड देन ओवरऑल। ओके, चेयर के ऊपर हमें क्या गिवन है, चेयर के ऊपर हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट ऑफ 40%, तो यानी कि प्लस। और टेबल के ऊपर हमें लॉस गिवन है, दैट इज़ -8%। और ओवरऑल हमें क्या गिवन है, 6.4% का प्रॉफिट गिवन है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं, 40 माइनस 6.4 दैट विल बी इक्वल टू 33.6, 33, 639 एंड 140। ठीक है, अब यहाँ से कर लेते हैं, इनका जो डिफरेंस आएगा दैट मीन्स ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया 14.4। अब क्या करेंगे, इनका रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डेसिमल से डेसिमल गया। अब इन्हें सॉल्व कर लेना, तो करते हैं 2 × 7 14, 2 to the 4, 2 15 × 2 30, यहाँ बचेगा आपके पास 16 पे कर लो ना, 32 एंड 1 2 8 द 16, 168 आ गया। अब किस पे करें, 9 पे कर लेते हैं, जा रहा है 9 पे, नहीं 3 पे कर लेते हैं। 3 2 द 6, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18, 7 8 द 56, 3 8 द 24। ठीक है, 8 3 द 24, 8 7 द 56। तो आपके पास रेशियो आ गया 3:7। अब ये 3:7 आया किसका है, ये आपने लिखे किसके थे, ये मिक्सचर एलिगेशन में, यहाँ पे एलिगेशन में किसका यूज़ करा था, प्रॉफिट का या फिर लॉस का। और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होता किसके ऊपर है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। तो आपके पास ये जो रेशियोज निकल के आएगी, ये भी किसकी निकल के आएगी, कॉस्ट प्राइस की। तो सी का यानी चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 पार्ट्स है और टेबल का 7 पार्ट्स है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1600। दैट मीन्स 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, 400। हमें किसका कॉस्ट निकालना है, टेबल का। तो 7 को 400 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास टेबल का रेट आ गया 2800 रुपीज़। ओके, होप आप सबको 8 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा।